हेलो स्टूडेंट्स, सो टेक्स्ट 62 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा पेपर है नीट के लिए। इजी क्वेश्चंस अराउंड 25 हैं, मॉडरेटली डिफिकल्ट 15 क्वेश्चंस हैं एंड 5 क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस की कैटेगरी में हैं। तो वेल वर्स्ड जो सब्जेक्ट में है उनके लिए 150 टू 160 इज़ गुड स्कोर, और जो थोड़ा फिजिक्स में डिफिकल्टी फील करते हैं 120 टू 130 इज़ अ गुड स्कोर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हीलियम की न्यूक्लियस की रेडियस गिवन है और अपने को पीबी की रेडियस निकालनी है, लेड की रेडियस निकालनी है न्यूक्लियस की। सो वी नो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू a⁻1/3। सो r of pb upon r of helium is a of pb upon a of helium raised to power 1/3. Now a of pb is 206 and a of helium is 4 raised to power 1/3. So this is 4 5s are 51.5 रेज टू पावर 1/3। क्वेश्चन में इसका क्यूब रूट नहीं गिवन है, तो देखिए गेस करते हैं। 4 4 16, 4 64, तो डेफिनेटली ये नंबर 64 से, ये 4 से कम है, एंड 3 3 9 3 27, 3 से बड़ा है। सो दिस इज बिटवीन, दिस रेशो इज बिटवीन 3 and 4। ऑलराइट, तो 3 लेते हैं तो 9 फर्मी एंड 4 लेते हैं तो 12 फर्मी, है ना। आर पी बी इज एक्स टाइम आर एच ई, और ये जो नंबर x आ रहा है, दिस x इज बिटवीन 3 and 4। सो आर पी बी इज x टाइम्स आर एच ई, और 3 से 4 के बीच में x है, तो देखिए 3 to 4 के बीच में हमारे पास एक ही ऑप्शन है 11.16 फर्मी। तो हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली बोलेंगे विदाउट कैलकुलेशन कि भाई वैल्यू कितनी है। वैल्यू है हमारी आर पी बी इज, जस्ट आर पी बी इज 11.16 फर्मी, ये हम लोग बोलेंगे 11.16 फर्मी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, इसलिए मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम लोग इसको डाल रहे हैं। Energy of a hydrogen atom is minus 13.6 upon n square, and when electron jumps from 3 to 2, state of hydrogen is approximately. So we know energy of energy of second level is minus 3.4 electron volt, and energy of third level is minus 1.5 electron volt. So difference is E2 minus E3। हम subtract करें तो आ रहा है हमारा 1.9 EV। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन है, इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में हम लोग इसको रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। बॉडी ऑफ मास m hits normally a rigid wall, bounces back with the same velocity. Actually it should have been same speed, the impulse experienced by the body. So impulse is change in momentum. So पहले momentum towards right है, बाद में momentum towards left है। So impulse is change in momentum. सो फाइनल डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, इनिशियल डायरेक्शन हमारी नेगेटिव हो जाएगी। सो दिस इज 2mv। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। Two bodies m1 m2 moving with velocities v1 and v2 towards each other due to mutual gravitational attraction। तो क्योंकि गाइस बॉडीज म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से मूव कर रही है, तो cm मूव नहीं करेगा, cm की वेलोसिटी जीरो होगी। और आप कैलकुलेट भी करोगे तो देखो m1 v1 प्लस m2 v2 की वैल्यू जीरो आ रही है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 1 kg stone at the whirled at the end of 1 meter long string in a vertical circle at constant speed। ध्यान रहे constant speed given है, speed change नहीं हो रही है 4 meter per second। The tension in the string is 6 Newton when the stone is at top of the circle, bottom of the circle, halfway down, none of the above। तो गाइज चाहें तो हम लोग टॉप और बॉटम पे चेक कर लें, या जनरल थीटा एंगल पे टेंशन निकाल लें। तो जनरल थीटा एंगल पे वर्टिकल से हम टेंशन कैलकुलेट करें तो टी इधर लग रहा है, एम जी इधर लग रहा है, और ये एंगल थीटा है। नेट फोर्स टूवर्ड सेंटर इज mv²/r। सो टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर mv²/L। सो अब कैलकुलेशन देखते हैं। सो टी की वैल्यू है 6 न्यूटन, एम जी है हमारा 10, कॉस थीटा इज इक्वल टू m1, L भी 1 है, एंड v² इज 16। So cos theta is coming out to be -1, that means theta is 180 degree, that means it is at the top। या फिर आप टॉप पे क्रॉस चेक भी कर सकते थे। सो थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में हम लोग डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कार इज मूविंग विद स्पीड v ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, स्पीड इज इंक्रीजिंग एट दिस, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट दैट मोमेंट। सो गाइज जो नेट एक्सेलरेशन होगा दैट इज 80² विच इज गिवन
प्लस ए सी स्क्वेयर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वेयर, अंडर रूट. सो ए टी स्क्वेयर एंड ए सी स्क्वेयर इज वी स्क्वेयर बाय आर का whole square under root. Okay, so 80 square, that is 3 square, and v square is 400 upon r 100 का whole square. तो देख रहे हैं 9 + 16 25 अंडर रूट 5. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम बोलेंगे इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे. स्टडी करंट इज सेटअप इन अ मेटालिक वायर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी सी एम्बिगस टर्म है, क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो हम इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट स्पीड. सो आई इज NeAVD. नाउ VD को हम लोग रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटरप्रेट कर रहे हैं. तो थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन आई विल रिमेन सेम गाइज, एंड एन सेम रहेगा, ई सेम रहेगा. सो VD इज प्रपोर्शनल टू 1/A. सो R इज प्रपोर्शनल टू 1/A. सो ए ऑप्शन को टिक करेंगे. मॉडरेटली डिफिकल्ट में डाल रहे हैं. VI ग्राफ ऑफ वायर ऑफ कॉपर ऑफ लेंथ L, एरिया A शोन, द स्लोप ऑफ द ग्राफ. तो एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है. स्लोप जो होगा, स्लोप इज V/I which is resistance. तो resistance पे इफेक्ट देखना है. So the slope of the graph, that means resistance less if the experiment is repeated at higher temperature. तो T increase करेंगे तो resistance increase होगा. कॉपर है, कंडक्टर है, resistance increase होगा तो slope भी increase होगा. So this is false. Less more if wire of silver. तो रेसिस्टिविटी हम लोगों ने कम कर दी है सिल्वर यूज़ में लेके, तो रेजिस्टेंस भी कम हो गया है, तो फिर स्लोप भी कम होगा. स्लोप कम होगा, जबकि हमें स्लोप विल बी मोर ऑप्शन में गिवन है. सो दिस इज रॉन्ग. एंड लेस इफ द टेम्परेचर इज वेरी हाई टेम्परेचर, स्लोप इंक्रीज होगा, आर इंक्रीज होगा. सी डबल इफ लेंथ ऑफ वायर इज डबल. सो आर इज प्रपोर्शनल टू एल. सो लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस डबल होगा, दैट मीन स्लोप डबल हो रहा है. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. If the cyclotron oscillator frequency is this, then what should be the operating magnetic field for accelerating the proton of mass this? तो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, प्रोटॉन का मास गिवन है, प्रोटॉन का चार्ज हमें मालूम है ही, और हमें कैलकुलेट करनी है मैग्नेटिक फील्ड. तो पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं. फ्रीक्वेंसी इज QB/2πm. सो रीअरेंज करते हैं. सो B इज़ 2πm F/Q. एक बार ऑप्शंस को भी देख लें कि पाई को लिए सॉल्व करना है क्या, पाई को पाई रहने दीजिए. तो ऐसे ऑप्शंस देखना जरूरी है. M की वैल्यू गिवन है हमें 1.67 into 10⁻⁻27. Frequency is 16 megahertz, 16 into 10⁻6, and Q is 1.6 into 10⁻⁻19. So guys, 1.6, 16, 10, okay, and 10⁻⁻19, 10⁻⁻27, 10⁻⁻8 into 10⁻6, so 10⁻2. So this is 10⁻2. Now 2 into 1.67, so that is 3.34 पाई, एंड एक्सपोनेंट्स को सेटल करें तो इंटू 10⁻3. Oh, this should have been 10⁻⁻8, 10⁻6, 10⁻⁻2. So into 10⁻⁻1, so 0.334 पाई. तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, अदरवाइज इजी क्वेश्चन है. If a magnet is plugged into a coil, then the magnitude of the induced EMF. So induced EMF is minus d∅/dt. So that is minus d/dt of number of turns. Induced EMF is, just a minute, induced EMF is minus n times d∅/dt, and phi will depend on magnetic field and area. So induced EMF is minus n d/dt of magnetic field into area. If a magnet is plugged into a coil, then the magnitude of the induced EMF does not depend upon. So the number of turns in the coil, number of turns पर depend करेगा. The medium of the core of the coil depend करेगा. The strength of the magnet उस पर भी depend करेगा, उसके accordingly field develop होगा. The resistance of the coil, resistance of coil पे depend नहीं करेगा, उस पर current depend करेगी. So D is the correct option. So straightforward question है. Two capacitors, each of capacitance C, voltages V1, V2, and loss in energy when they are connected in like polarities together. ध्यान से देख लेना है कि polarities कैसे कनेक्ट किए. Negative ends of are connected together and positive ends are connected together. तो like polarity है तो हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है loss in energy C1 C2 upon 2 C1 plus C2
V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज C/4 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर. स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है. इन द सर्किट शोन बिलो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. तो गाइज हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है. हमें ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. तो पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होगा यहाँ पे सी और बी के बीच में, और जो सी और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा फिर उसको सी और ए बी में डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पे देखें तो ये जो तीनों का इक्विवेलेंट है, तीनों का इक्विवेलेंट देखिए, नीचे वाले 1 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड पैरेलल सीरीज में है. सो 3/4 एंड 3/4 प्लस 3. तो इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है 3/4 प्लस 3 दैट इज 15/4. तो अब 1 माइक्रोफैरेड एंड 15/4 माइक्रोफैरेड में वोल्टेज को डिवाइड करते हैं. तो इन सीरीज वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी. तो हमारे पास देखिए एक कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड का, और उसके बाद में सी और बी पॉइंट्स के बीच में कैपेसिटर है विच इज़ 15/4 माइक्रोफैरेड का, और इनके अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है. ओके, आई वॉन्ट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड बी. सो वी सी बी इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगा. सो 1/1 प्लस 15/4 इंटू 190. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 40 वोल्ट्स. अब जो 40 वोल्ट्स पोटेंशियल डिफरेंस आया है उसको हम लोग सी और बी में पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट्स है, तो इनके बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस 40 वोल्ट्स है. तो जो मैंने हाईलाइट किया है 1 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड, उसमें हम लोग 3 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, यानी कि ए बी के अक्रॉस निकालना चाहते हैं. तो फिर से सीरीज में इन्वर्स रेशियो में डिवाइड होगा. सो वी ए बी इज 1/1 प्लस 3 इंटू 40 दैट इज 10 वोल्ट. देखिए समझिए, पहले हम लोगों ने क्या किया है, पहले हम लोगों ने जो वोल्टेज है, पहले हम लोगों ने 3 माइक्रोफैरेड 1 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड को क्लब किया, और फिर ये दो कैपेसिटर सीरीज में हो गए, और हमने 15/4 के अक्रॉस वोल्टेज निकाला विच इज़ वोल्टेज अक्रॉस सी बी. जो वोल्टेज अक्रॉस सी बी है उसी को हम लोगों ने सी और ए बी में डिवाइड करने के लिए फिर से सीरीज का कॉन्सेप्ट लगाया और ए बी के अक्रॉस वोल्टेज निकाला. तो थोड़ा सा मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन है. The time period of satellite of Earth is this. Separation between the Earth and the satellite is increased to 4 times the previous value. The new time period will be. So guys, we know that time period is proportional to r to the power 3/2. So यदि हम लोगों ने r dash 4 times r कर दिया है, increase to 4 times the previous value 4r कर दिया है, तो जो time period है वो 8 times हो जाएगा, यानी कि 40 hours हो जाएगा. Next question लेते हैं. Spherical uniform planet is rotating about its axis. Velocity of a point on the equator is v. Due to the rotation of the planet about the axis, the acceleration of gravity at the equator is half that at the poles. तो इक्वेटर पे जो g की वैल्यू रहेगी, g at equator is g at pole minus omega square r. Now omega square r is v square by r. So this is given g by 2. So v is g r by 2 under root. Now we know v escape is under root 2 rg. Now rg is root 2v, root 2 times v. So this is root 2 and root rg is root 2 times v. So this is 2v. तो मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे हम लोग इसको. डिफिकल्टी क्वेश्चन बोलेंगे थोड़ा सा. ब्लैक बॉडीज एट टेम्परेचर कैपिटल T, एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड बिटवीन 499, 500, 999, 1000 एंड 1499 एंड 1500. इनके बीच में हमें कंपेयर करना है. तो ये क्वेश्चन पहले IIT में आया हुआ है. हमें पहले एक्चुअली ये निकालना होगा कि किस वेवलेंथ पे स्पेक्ट्रल रेडियंसी मैक्सिमम है. तो वो निकालने के लिए हमें वीन्स लॉ यूज में लेना होगा. लैम्डा एम टी इक्वल्स बी. सो लैम्डा एम इज b अपॉन टी. तो गाइज b है 2.88 इंटू 10⁻6 नैनोमीटर एंड t है हमारा 2880. सो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10⁻3 नैनोमीटर, दैट इज 1000 नैनोमीटर. तो 1000 नैनोमीटर पे स्पेक्ट्रल रेडियंसी मैक्सिमम है. तो 1000 नैनोमीटर, दिस इज 1000 नैनोमीटर. तो यहाँ स्पेक्ट्रल रेडियंसी मैक्सिमम है, तो U2 इज मैक्सिमम. U2 is greater than U1. U2 is definitely greater than U1. U2 is definitely greater than U3. ऑप्शन चेक कर लें. U1 U2 0 ये तो होगा नहीं. U1 इक्वल्स U2 होगा नहीं, तो U2 ग्रेटर देन U1. इनफैक्ट ऑप्शंस देखने के बाद सॉल्व करने U1 इक्वल्स U2 ऑप्शंस देखने के बाद में सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हर वेवलेंथ पे कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट होगी. सो A एंड B आर रिजेक्टेड, एंड क्योंकि दोनों वेवलेंथ्स डिफरेंट है,
500 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर, तो स्पेक्ट्रल रेडियंस से भी डिफरेंट होगी. सो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन. बट लैम्डा एम कैलकुलेट करने के बाद में हम लोग एकदम अश्योर हो रहे हैं. पॉसिबल है कि एक्चुअली 1 और 2 सेम भी आ जाएं कि मैक्सिमम लैम्डा एम यदि उन दोनों के बीच में कहीं पर आ रहा है तो इसलिए चेक करना ही बेटर है कि अपन पहले लैम्डा एम कैलकुलेट कर लें. सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन. हम डिफिकल्ट की कैटेगरी में डालेंगे इसको. इन अ कार्नो इंजन एफिशिएंसी इज़ 40% एंड देन हम लोग फिर से 50% एफिशिएंसी करनी है, तो हमें TH कितना करना है वो निकालना है. तो एफिशिएंसी वो वी नो 1 माइनस TC बाई TH. efficiency is 1 minus TC by TH. Okay, so this is 0.4 is equal to 1 minus TC by T, then 0.5 equals 1 minus TC by T dash, subtract. So 0.6 upon 0.5 is equal to T dash upon T. तो straightforward question है. Next question देखिए अपन. In a refrigerator, the low temperature coil of evaporator is at this and condenser has temperature this. The amount of electrical energy spent in freezing 1 kilogram of water. So guys, amount of energy spent, that means W. So we know coefficient of performance is alpha is Q2, heat removed upon electrical energy input, that is W, and that is equal to 2 TC upon TH minus TC. So Q2 is given, this is 1 kg of water at 0 degree C. We are supposed to freeze 1 kg of water at 0 degree C. So heat removed is 1 kg, that is 1 kg, so 1000 gram into 80 calories per gram, so 80, and into 4.2 joule per calorie. So this is amount of energy in joules which is needed to be removed, and then W we are supposed to find out. Now TC is 273 minus 23, which is 250, and TH minus TC is 100. All right, rearrange कर रहे हैं तो solve करने पे 13400 आ रहा है easily. So 250 into 4 और फिर rearrange करके हम 32 into 42 into 100 is equal to W. मैं आपको सजेस्ट करूँगा 32 को डायरेक्टली 42 से मल्टीप्लाई करिए. सो 32 2 ज़ा 64 4 6, 32 4 ज़ा 128 6, 14400. So 13400. So A is the correct option. A current I flows along the length of an infinitely long straight thin walled pipe. ध्यान रहे cylindrical shell है, तो cylindrical shell है, तो cylindrical shell में we know inside magnetic field is 0, B is 0 for small r less than capital R, and for small r greater than or equal to capital R, B is mu naught I by 2 pi r. So inside points की बात आ रही है, so field is 0 everywhere inside the pipe. So straightforward easy question है. Cyclotron frequency of an electron moving in a magnetic field of this is approximately. So again cyclotron frequency F is QB upon 2 pi m. देख लीजिए पाई को हटाना है क्या, मतलब कैलकुलेट करना है क्या, तो येस. सो QB, सो Q इट इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन, Q इज़ 1.6 into 10 to power minus 19, magnetic field is 1 Tesla upon 2 into 3.14 into m, which is 9.1 into 10 to power minus 31. So this is 0.8. So 0.8, so that is 8 upon 3 into 9 अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं हम लोग. 8 अपॉन 80 कर लेते हैं इसको. सो 80 अपॉन 10 to power 10. ओके, सो दिस इज 800 अपॉन 27 into 10 to power 9. Now see 800 upon 27, so 27 3s are 81. So 30 से तो 30 गीगाहर्ट्ज से थोड़ा सा लेस, 30 गीगाहर्ट्ज से थोड़ा सा लेस, सो दैट इज़ 28 गीगाहर्ट्ज. सो अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन हम लोगों ने की है इसमें. मॉडरेट डिफिकल्ट बोलेंगे हम लोग, थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है. मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई, तो काई की जो वैल्यू है म्यू इज़ म्यू नॉट 1 प्लस काई. सो दिस काई इज़ पॉजिटिव एंड स्मॉल for paramagnetic and negative and small for diamagnetic. This is standard theory. If a ball is thrown vertically upwards with a velocity of this, then velocity of the ball after 2 seconds. So V is U plus 80. So U is 40, A is minus 10 and T is 2. So 20 meters per second. तो straightforward question है.
The horizontal range and maximum height attained by a projectile are r and h. If a constant horizontal acceleration g/4 is imparted to the projectile due to wind, then its horizontal range and maximum height will be. So guys, acceleration horizontal में आया है तो vertical parameters change नहीं होंगे. So h will remain same. h will remain same. h पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो एक बार ऑप्शंस देख लीजिए कि h एक ही ऑप्शन में सेम है क्या? नहीं, दो ऑप्शन में सेम है. अब अपने को रेंज निकालनी है. सो रेंज इज uxt plus half axt square. Guys, time of flight and maximum height reached both will remain same because both depend only on the vertical component of acceleration and vertical component of initial velocity. So t and h will remain same. Now range is uxt plus half axt square. New range. uxt is original range, half ax, which is g/4 into t square. So if you know that h and t are related as gt square by 8, if you know that h is gt square by 8, तब तो डायरेक्टली आप gt square by 8 को h लिख दीजिए. अदरवाइज आपको याद नहीं है तो फिर t को आप लिखें g/8 and t is 2u sin theta by g. So 4u square sin square theta, 2u sin theta by g. So 4u square sin square theta upon g square. So this is guys coming out r plus u square sin square theta upon 2g which is h. So r plus h. तो एक्साइज शीट में आपने एक क्वेश्चन किया होगा, वैसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एंड हम इसको डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालेंगे. स्फीयर ऑफ मास m इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. इट इलास्टिकली कोलाइड्स विद अ वॉल एंड देन रिटर्न्स. तो इट इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो देखिए स्टार्टिंग में स्लाइड रोल कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे. तो गाइज हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोल कर रहा है. इट इज़ रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, दैट मीन्स लीनियर वेलोसिटी v है, एंगुलर वेलोसिटी v/r है, एंड सिंस इट इज़ रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग नो अदर फोर्स इज एक्टिंग, सो फ्रिक्शन वी डोंट नीड, फ्रिक्शन इज जीरो. एक जनरल मिसकंसेप्शन रहता है कि फ्रिक्शन रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन होगा ही. सी ऑलरेडी यदि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोलिंग हो रही है और कोई एक्सटर्नल फोर्सेस रोलिंग को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इस समय पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी जीरो है तो स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो रहेगा. तो देखिए ऐसे स्मार्टली हम लोग देखें तो एक ही ऑप्शन है जिसमें कि f जीरो है तो डायरेक्टली b को टिक कर सकते हैं. आगे वाला पार्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको आगे के लिए कैरी करके बता रहा हूँ. अब जब ये हमारा इस वॉल से स्फीयर कोलाइड करेगा तो देखिए इट इलास्टिकली कोलाइड्स विद अ वॉल देन रिटर्न्स. सो दिस वॉल शुड बी स्मूथ. यहाँ पे स्मूथ वर्ड भी लिखा हुआ होना चाहिए था, क्वेश्चन की लैंग्वेज और बेटर होनी चाहिए थी. तो जब ये वॉल से कोलाइड करेगा तो कोलिजन में नॉर्मल फोर्स जो लगेगा उसकी वजह से ओमेगा चेंज नहीं होगी. जब ये वॉल से कोलाइड करेगा तो इस पर नॉर्मल फोर्स ऐसे लगेगा और वॉल हम लोग स्मूथ मान रहे हैं तो फ्रिक्शन जो वॉल से होगा वो ज़ीरो होगा. तो क्योंकि नॉर्मल फोर्स सेंटर से पास हो रहा है तो ओमेगा विल नॉट चेंज. ओमेगा विल नॉट चेंज ऑन कोलिजन एंड v रिवर्स हो जाएगा. v विल रिवर्स क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है तो v विल रिवर्स. तो आफ्टर द कोलिजन जो वेलोसिटी होगी v इस तरफ होगी, बट एंगुलर वेलोसिटी वही मेंटेन रहेगी v/r क्योंकि कोई टॉर्क नहीं लगा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट. अब अपन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी इन सी फ्रेम एंड प्लस वेलोसिटी ऑफ सी एम. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो a है इसकी वेलोसिटी इस तरफ आ रही है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टूवर्ड्स लेफ्ट स्लिप कर रहा है, इसलिए जो फ्रिक्शन होगा वो टूवर्ड्स राइट लगेगा यानी कि प्लस एक्सिस में लगेगा और ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा. सो दिस विल बी म्यू एम जी. सो म्यू एम जी आई कैप जस्ट आफ्टर कोलिजन एंड म्यू एम जी आई कैप जस्ट आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन इट इज़ जीरो. और अल्टीमेटली अब ये मोशन फ्रिक्शन के इफेक्ट की वजह से प्योर रोलिंग में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस कॉन्सेप्ट को अपने को अच्छी तरह से समझना है. दिस इज अ गुड क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे. इक्विलिब्रियम में दे रखा है और हमें OA में टेंशन निकालना है तो लैमीज थ्योरम लगा दें हम लोग. OA में टेंशन T1 है और इधर 30 न्यूटन है और W, तो हमें W भी निकालना है और OA में टेंशन भी निकालना है. तो ये W, OA में टेंशन को अपन T मान लेते हैं. सो गाइस T अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू W अपॉन साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री. W के सामने वाला एंगल 90 प्लस 30 डिग्री है एंड इक्वल्स 30 अपॉन साइन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री. सो T अपॉन साइन 90 इज 1, T अपॉन W
W upon cos 30, W upon cos 30 that is root 3 by 2 and 30 upon sin 30 which is 60. So T is 60 Newton, T is 60 Newton, तो एक ही ऑप्शन में गिवन है T 60 न्यूटन, बट W भी चेक कर लेते हैं. तो T तो आ रहा है 60 न्यूटन और जो W की वैल्यू आ रही है 60 इंटू रूट 3 बाई 2 दैट इज 30 रूट 3 न्यूटन. तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है, मॉडरेटली डिफिकल्ट, बट सीधा लैमिस थ्योरम अप्लाई करके या कॉम्पोनेंट्स करके भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे. रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस emits 3 alpha particle and 2 positrons, the ratio of number of neutrons to that of protons. तो alpha particle तो हमारा x z a, यदि alpha particle emit करेगा तो ये हो जाएगा z minus 2 x a minus 4 plus alpha particle. और यदि पॉजिट्रॉन एमिट कर रहा है तो एक्स जेड न्यूक्लियस चेंज हो जाएगा, तो y कर देते हैं इसको एक्स जेड ए. यदि पॉजिट्रॉन एमिट कर रहा है तो पॉजिट्रॉन एमिट करने का मतलब है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो z माइनस 1 y, मास नंबर सेम रहेगा और यहाँ पे हमारा पॉजिट्रॉन आ गया E प्लस. ओके, तो पॉजिट्रॉन एमिट करने पे मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर 1 से कम हो रहा है, और अल्फा पार्टिकल एमिट करने पे अपन ने देख लिया. नाउ हमें नया z निकालना है, तो नया z, तो 3 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं तो z माइनस 6 एंड 2 पॉजिट्रॉन्स एमिट हुए हैं तो माइनस 2, सो दिस इज z माइनस 8. ऐसे ही नया मास नंबर निकालें तो 3 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए हैं तो a माइनस 12 एंड पॉजिट्रॉन एमिट हुए हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आया, सो दिस इज a माइनस 12. सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज न्यू मास नंबर माइनस न्यू एटॉमिक नंबर, सो a माइनस 12 माइनस z माइनस 8, सो दिस इज a माइनस z माइनस 4. सो अब रेशो ले लीजिए, a माइनस z माइनस 4 अपॉन z माइनस 8, सो c. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, मॉडरेटली डिफिकल्ट में रखेंगे. न्यूक्लियस ऑफ PO originally at rest emits an alpha particle at speed v. What will be the recoil speed of daughter nucleus? So recoil speed, तो initially momentum conserved, initially momentum 0 है तो finally momentum 0 रहेगा, conserved है. तो alpha particle, तो alpha का mass है 4u, तो ये 4u ट्रैवल कर रहा है v स्पीड से. डॉटर न्यूक्लियाई का मास होगा 206 और ये कैपिटल V से ट्रैवल कर रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से 4u इंटू वी माइनस 206u इंटू कैपिटल V बराबर 0. सो कैपिटल V इज 4u अपॉन 206. सो ए इज करेक्ट ऑप्शन. स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी क्वेश्चन है. मिनिमम टाइम टेकन बाय स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम टू ट्रैवल अ डिस्टेंस इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन इज. तो देखिए इसमें ये टर्म इंपॉर्टेंट है, मिनिमम टाइम टेकन, मतलब ब्लॉक को मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड से ट्रैवल करना है. तो गाइस मालूम है मीन पोजीशन के अराउंड, मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम है, तो यदि हमारा ये जो ए डिस्टेंस है ये मीन पोजीशन के अराउंड होगा, मीन पोजीशन के क्लोजेस्ट ए डिस्टेंस होगा, तो ऐसे में टाइम टेकन लीस्ट आएगा. तो ब्लॉक मान लीजिए ये SHM कर रहा है x बराबर 0 के अबाउट, x बराबर प्लस a से लेके x बराबर माइनस a के बीच में, तो ऐसे में मिनिमम टाइम तब आएगा जबकि हम माइनस a/2 से लेके प्लस a/2 के बीच में डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, a डिस्टेंस, तो टाइम मिनिमम आएगा. सो 0 से a/2 तक का टाइम निकाल लेंगे, उसको डबल कर देंगे, तो लेट x इज, या तो आपको याद है कि 0 से a/2 तक का टाइम, मैं कहूँगा याद ही रखो आप, 0 से a/2 तक का टाइम t/12 होता है, तो डायरेक्टली उसका डबल कर दीजिए t/6, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर दे दोगे. और जिनको डिराइव करना है तो a साइन ओमेगा t लिया अपन ने, t बराबर 0 पे x 0 है और से t1 पे a/2 है, तो ओमेगा t विच इज़ 2 बाई कैपिटल T अपॉन स्मॉल t इज़ π/6, सो स्मॉल t इज़ कैपिटल T/12. नाउ ये तो रहा हमारा 0 से a/2 तक आने का टाइम, तो माइनस a/2 से प्लस a/2 तक का आने का टाइम वो हो जाएगा हमारा ट्वाइस ऑफ t1, सो दैट इज t/6. तो थोड़ा पढ़ के इंटरप्रेट करने वाला क्वेश्चन है, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूँगा नीट के लिए. 2 springs are joined together, attached to a joined and attached to a mass of 60 kg. The spring is then suspended vertically from a rigid support. The spring this the period of vertical oscillations of the string. तो दोनों springs पहले join किए हैं, तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा. तो सीरीज कॉम्बिनेशन में k है हमारा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, सो टाइम पीरियड इज 2 पाई m विच इज 16 अपॉन k1 k2 बाई k1 प्लस k2, तो आ जाएगा 8 पाई k1 प्लस k2 अपॉन k1 k2. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. द फोटोइलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल इज न्यू
light frequency 4 nu, maximum Ke. So guys, K max is E minus phi, so that is 4 h nu minus h nu, so that is 3 h nu. तो straightforward question है. The time by a photoelectron to come out after the photon strikes approximately, ये हमें ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड थियरी का पार्ट है कि it takes around 10 to power minus 10 seconds for electron to come out from metal surface after the incidence of photons. A body of mass m is attached to a wire. The maximum angular velocity which it can be rotated in horizontal circle, breaking stress given है, area of cross section given है. So T max is m omega max स्क्वेयर इंटू रेडियस L, और T मैक्स को अपन लिखेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा मैक्स इंटू एरिया. सो ओमेगा मैक्स इज सिग्मा मैक्स इंटू एरिया अपॉन ml अंडर रूट. सो सिग्मा मैक्स इज गिवन 4.8 इंटू 10 to power 7, L is given 0.3 meter, mass is given 10 kg and area is given 10 to power minus 6 under root. Okay, so this is 10 to power minus 10 to 48 into 3. So just a minute, sigma m is given ml. एरिया इज थोड़ा सा हम लोगों ने डेटा सब्स्टिट्यूट करने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, दोबारा से डेटा सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो सिग्मा m हमें गिवन है 4.8 इंटू 10 पावर 7, एरिया इज 10 to power minus 6. एरिया न्यूमरेटर में है, हम लोगों ने डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट कर दिया था, उसको करेक्ट कर रहे हैं. सो सिग्मा m इज 4.8 इंटू 10 to power 7, एरिया इज 10 to power minus 6, m इज 10 kg एंड l इज 0.3. कैलकुलेशन ईजी दी है, 0.3, 4.8, 16. सो दिस इज 10 to power 6, 10 to power minus 6. सो दिस इज 4 रेडियन पर सेकेंड. सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रही है. 2 bodies are in equilibrium when suspended in water from the arms of a balance. बीम बैलेंस है, ध्यान रहे अंडरस्टैंडिंग में, बीम बैलेंस है और एक तरफ एक बॉडी सस्पेंड की है, दूसरी तरफ दूसरी बॉडी सस्पेंड की है इन वाटर और इक्विलिब्रियम में है. तो गाइज ये हमारा बीम बैलेंस है और इधर एक बॉडी सस्पेंड की है और इधर दूसरी बॉडी सस्पेंड की है और दोनों वाटर में सबमर्ज्ड है, यानी कि बॉयंसी फोर्स भी लग रहा है और वेट भी लग रहा है. तो दोनों का अपेरेंट वेट जो है वो इक्वल है, तभी इक्विलिब्रियम होगा. तो अपेरेंट वेट वी नो, सी एक्चुअली यहाँ पे जो अपेरेंट वेट है W अपेरेंट, वो होगा हमारा W mg 1 माइनस रो फ्लूइड अपॉन रो बॉडी. ये हमारा अपेरेंट वेट होता है. तो दोनों तरफ अपेरेंट वेट बराबर है. एक्चुअली जो टेंशन लगेगा, आप यहाँ पे देखिए, जो टेंशन लगेगा, टेंशन प्लस FB इज इक्वल टू mg. तो टेंशन इज mg माइनस FB. mg माइनस FB को हम लोग अपेरेंट वेट बोलते हैं. तो दैट मीन्स m1 1 माइनस रो W अपॉन रो 1 इज इक्वल टू m2 1 माइनस रो W अपॉन रो 2. तो डेटा सब्स्टिट्यूट कर दें. 36 1 माइनस रो W 1 अपॉन रो 1 विच इज़ 9 is equal to 48 1 minus rho W which is 1 upon rho 2. So 12 3s are 36, 12 4s are 48. So this is 3 minus 1 minus 1 by 9, 8 by 9. So 24 by 9. So 1 minus 1 by 3 which is 8 by 1 minus 1 by 9 which is 8 by 9. So 8 by 9 into 3. So 8 by 3. So 8 by 3 equals 4. 1 minus 1 by रो 2 कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग. दिस इज 2. सो 1 by 3 इक्वल्स 1 by रो 2. सो रो 2 इक्वल्स 3. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन की आइडिया में डालेंगे. द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज दिस व्हेन एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज. तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए हम लोग पावर गिवन है, तो FO अपॉन FE अपने को ये गिवन है. और दूसरा ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में गैप, सो दैट इज ट्यूब लेंथ FO प्लस FE, वो अपने को गिवन है. तो मैग्निफिकेशन इज M इज FO अपॉन FE. पहले भी आया हुआ है इक्वेशन, FO अपॉन FE, ये अपने को 9 गिवन है. एंड FO प्लस FE ये हमें 20 गिवन है. दोनों को सॉल्व करके हम लोग निकाल सकते हैं कि FO और FE की वैल्यू कितनी है. सिंपल कैलकुलेशन है. Prism has refracting angle this, placed in position of minimum deviation and deviation given है 30, the angle of incidence. ये भी straight forward है. So A is 60 degree and delta min is 30 degree. Now delta is
आई प्लस आई डैश माइनस ए, मिनिमम पोजीशन की डिविएशन, मिनिमम डिविएशन में दोनों सेम होंगे, सो 2i माइनस ए, सॉल्व करने पे i 45 डिग्री आ जाएगा हमारा। द वेलोसिटीज आर इन ग्राउंड फ्रेम इन द सिलेंडर इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग ऑन प्लैंक, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए वुड बी। तो गाइस दिस इज अ गुड क्वेश्चन, फिर से ये समझने वाला है यदि आपने नहीं किया हो तो वेलोसिटी ऑफ सिलेंडर इस तरफ दे रखी है और प्लैंक पे की वेलोसिटी ऐसे गिवन है, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। प्लैंक जब आगे जाएगा तो उस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और सिलेंडर पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, इसलिए सिलेंडर रोटेट इस तरह से करेगा, ओमेगा से रोटेट करेगा खुद के सेंटर ऑफ मास के ऊपर। स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसको अपन ओ बोल देते हैं। तो ओ पॉइंट पे दोनों की वेलोसिटीज बराबर होनी चाहिए। तो ओ पॉइंट पे सिलेंडर की वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ओ इन सी फ्रेम विच इज़ ओमेगा आर, आगे की तरफ आ रही है, प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज़ वी सी। तो ओ पॉइंट पे सिलेंडर की वेलोसिटी वी ओमेगा आर प्लस वी सी है और ओ पॉइंट पे प्लैंक की वेलोसिटी वी पी के बराबर है। तो ये नो स्लिपिंग की कंडीशन हो गई। अब हमें ए पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी इन सी फ्रेम दैट इज़ ओमेगा आर पीछे की तरफ प्लस वेलोसिटी ऑफ सी एम विच इज़ वी सी आगे की तरफ। तो जो वी ए है दैट इज़ वी सी माइनस ओमेगा आर। ना ओमेगा आर की वैल्यू ऊपर से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वी सी माइनस ओमेगा आर, ओमेगा आर इज वी पी माइनस वी सी, सो दिस इज 2vc माइनस वी पी। सो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। आगे के लिए थ्योरी अपने को अच्छे से समझना है कि किस तरह से हम लोग रोलिंग की नो स्लिपिंग की कंडीशन लिखते हैं। पार्टिकल्स एट डिस्टेंस आर, tau is produces some angular acceleration, mass double, distance half, then the value of torque to produce same angular acceleration. So tau is I alpha proportional to I for same alpha, and I is proportional to mr square. So tau dash upon tau, mass का ratio, mass of the particle is doubled, r का ratio, r is half, so this is 1/2. So straightforward question है। Junction diode, so the potential, it is in forward bias and potential difference is 10 volt, so 10 volt upon 1 kilo ohm करंट हम निकाल सकते हैं। फॉरवर्ड बायस में है I is 10 volt upon 1 kilo ohm, so that is 10 to the minus 2 ampere। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। लॉजिक गेट का स्टैंडर्ड सिचुएशन है, टू लिक्विड्स A and B are this having same masses, temperature of mixture is found to be 28, their specific heats are in the ratio। तो देखिए दोनों का मास सेम है और आप देखिए ए में जितना डिक्रीमेंट हुआ है, ए में डिक्रीमेंट, टू लिक्विड्स ए एंड बी आर एट 32 एंड 24, तो ए में डिक्रीमेंट हुआ है 32 टू 28 दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस, और बी में इंक्रीमेंट हुआ है 24 टू 28 4 डिग्री सेल्सियस। सेम मास सेम टेम्परेचर चेंज, दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट भी सेम है। आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, अदरवाइज लिख के करेंगे तो एम एस ए टी ए फाइनल माइनस टी ए इनिशियल, सॉरी एम एस ए टी ए फाइनल माइनस टी ए इनिशियल, सो टी ए इनिशियल ज़्यादा है एंड टी ए फाइनल कम है, सो दिस इज 32 माइनस 28। दिस इज फॉर ए, हीट लॉस्ट बाय ए एंड हीट गेन बाय बी, एम एस बी, टेम्परेचर 24 से 28 हो रहा है, सो 28 माइनस 24। तो हम देख रहे हैं यहाँ से एस ए इक्वल्स एस पी आ रहा है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इफ x is a into b then delta x delta a delta b maximum possible errors। तो हमें मालूम है प्रोडक्ट में when x is a into b, so delta x by x is delta a by a plus delta b by b। ये एरर्स में स्टैंडर्ड सिचुएशन है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, for an interference pattern the maximum minimum intensities are in the ratio this, then what will be the ratio of amplitudes? So I max upon I min is a1 plus a2 upon a1 minus a2 whole square, and this is given 64:1. So a1 plus a2 upon a1 minus a2, this is 8:1. Now taking componendo and dividendo, a1 upon a2 is 9/7। या आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी काम में ले सकते हैं, a1 upon a2 is root I max plus root I min अपॉन रूट आई मैक्स माइनस रूट आई मिन। डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हैं।
42. In Young's double slit experiment, small d 2 millimeter, capital D 1.2 meter, lambda 1, lambda 2 are used. Separation between fourth bright fringes of two different patterns. तो एक्चुअली 6500 एंगस्ट्रॉम का अपना पैटर्न होगा, 5200 एंगस्ट्रॉम का अपना पैटर्न होगा, और दोनों के फोर्थ ऑर्डर फ्रिंजेस में हमें गैप पूछा है. सो डेल्टा वाई इज 4 lambda 1 d by d minus 4 lambda 2 d by d. So this is 4 capital D is 1.2, small d is 2 millimeter, 2 into 10 power minus 3, and lambda 1 minus lambda 2, that is 6500 minus 5200, so 1300. So 1300 into 10 to power minus 10. तो कैलकुलेट करने पे इजीली आ रहा है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. द पार्ट डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स. तो देखिए फर्स्ट वाली वेव साइन फंक्शन में गिवन है, सेकंड वाली वेव कॉस फंक्शन में गिवन है. तो हम पहले फेज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और उसको पार्ट डिफरेंस से रिलेट करेंगे. तो जब भी टू साइनोसॉइडल फंक्शंस में फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो पहले दोनों को सेम साइन या कोसाइन में कन्वर्ट करते हैं. तो y2 हमें कॉस में गिवन है तो उसको साइन में कन्वर्ट करेंगे. तो ए कॉस थीटा इज साइन ऑफ थीटा प्लस फाई. साइन ए कॉस थीटा इज साइन ऑफ थीटा प्लस पाई बाई 2. सो a2 इज साइन ऑफ y2 इज a2 साइन ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स अपॉन लैम्डा प्लस फाई प्लस पाई बाई 2. This is y2 and y1 is this given a1 sin omega t minus 2 pi by lambda 2 pi x by lambda. तो दोनों में फेज डिफरेंस निकाल रहे हैं. तो जो फेज डिफरेंस आ रहा है दोनों में दैट इज 5 प्लस पाई बाई 2 एंड दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एल. सो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू आ रही है हमारी लैम्डा अपॉन 2 पाई 5 प्लस पाई बाई 2. सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन कि पहले आपको कन्वर्ट करना था. थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि वो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना था, इसलिए ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है. N1, N2, N3 आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 3 सेगमेंट्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, एंड N इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी. सो N इज F इज V बाई फ्रीक्वेंसी N गिवन है तो N के टर्म्स में लिखते हैं हम लोग. तो N इज n is v by 2l, so n is proportional to 1 upon l, or nl is constant. nl is constant, so we know l1 plus l2 plus l3 equals l. so l1 को अपन लिख सकते हैं nl is constant, so nl is some constant से k. तो n1 को l1 को अपन लिख सकते हैं k upon n1, l2 को लिख सकते हैं k upon n2, L3 को k अपॉन n3 एंड L को लिख सकते हैं अपन k अपॉन n. सो 1 अपॉन n1 प्लस 1 अपॉन n2. तो थोड़ा कैलकुलेशन इन्वॉल्व कर रहा है. वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट. सो गाइज ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है. वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट मे बी जीरो, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, वो डिपेंड करेगा कि क्या सिचुएशन है. जैसे मान लीजिए हम ये सिचुएशन लेते हैं कि ये दो ब्लॉक्स हैं और ये स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, मैंने इनको अलग अलग कर दिया है, स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं. और मान लीजिए नीचे वाले ब्लॉक पे आप F फोर्स लगा रहे हैं तो नो स्लिपिंग के लिए इन पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, इस पे फ्रिक्शन लगेगा. तो सेकेंड ब्लॉक पे फ्रिक्शन पॉजिटिव वर्क कर रहा है, फर्स्ट ब्लॉक पे फ्रिक्शन नेगेटिव वर्क कर रहा है. हाँ, टोटल वर्क ऑन ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच टोटल वर्क ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स ऑन विच स्टैटिक फ्रिक्शन इज एक्टिंग इज जीरो. बट इंडिविजुअली एक सिंगल ऑब्जेक्ट की बात करें तो वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. जैसे W2 पॉजिटिव है, W1 नेगेटिव है, एंड टोटल वर्क W1 प्लस W2 ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो. तो ये डिस्कशन हमारा फिनिश हुआ. तो जिन भी कॉन्सेप्ट्स को नया देखा है अपन ने उनको अच्छी तरह से लर्न करना है. थैंक यू फॉर टुडे, है ना. कल मिलते हैं. थैंक यू.